हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल प्रिया एजुकेशनल हब। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेके आई हूँ जो कि मानसरोवर भाग 1 की 14th कहानी है, जिसका नाम है ज्योति और जिसके रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद्र। आप सभी को पता होगा कि मुंशी प्रेमचंद ने मानसरोवर भाग 1 में कुल 27 कहानियाँ लिखी है, जिसमें से मैंने 13 कहानी को अपने चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है और जिसे मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप उस वीडियो को, सभी वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग ज्योति कहानी को पढ़ने वाले हैं। तो यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं इस कहानी के इम्पोर्टेंट पात्र को लिख देती हूँ, क्योंकि पात्रों से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो पात्र अगर आप जाने रहेंगे तो पात्रों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो पहला पात्र है बूटी। क्या है? बूटी, जो कि एक विधवा है। क्या है? विधवा है। आप लोग अपना कॉपी में इसी तरह उतार लीजिए जिस तरह मैं उतार रही हूँ, क्योंकि इस तरह मैं लिंक करते जा रही हूँ सारे पात्रों को। इसके 3 संतान हैं। पहला का नाम है मोहन, दूसरा का नाम है सोहन और तीसरा का नाम है मैना। तो इसके कितने संतान हो गए? 3 संतान हो गए। जो मोहन है उसका उम्र बताया गया है 16 साल और मोहन जो है वो रुपये से प्रेम करता है। और इस कहानी में टोटल कितने पात्र हो गए? बूटी, मोहन, सोहन, मैना और रुपया। और इसके साथ ही साथ एक और भी पात्र को बताया गया है जिसका नाम है धनिया, जो कि बूटी के घर में आती है अपने कुछ काम से। तो यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग बहुत अच्छे से सुनिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। विधवा हो जाने के बाद बूटी का स्वभाव बहुत कटु हो गया था। जब बहुत जी जलता तो अपने मृत पति को कोसती, आप तो सिधार गए, मेरे लिए यह जंजाल छोड़ गए। जब इतनी जल्दी जाना था तो ब्याह ना जाने किस लिए किया। घर में भुनी भांग नहीं चले थे ब्याह करने। वह चाहती तो दूसरी सगाई कर लेती। अहीरों में इसका रिवाज है। देखने सुनने में भी बुरी ना थी। 2-1 आदमी तैयार भी थे, लेकिन बूटी तो पतिव्रता कहलाने के मोह को ना छोड़ सकी और यह सारा क्रोध उतारता तो बड़े लड़के मोहन पर, जो अब 16 साल का था। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बूटी जो है वह विधवा है और जब भी उसको किसी चीज़ का परेशानी होती तो अपने पति को कोसती रहती थी कि क्यों शादी कर लिए और शादी तो कर लिए, घर में तो कुछ है नहीं और शादी कर लिए। और जितना भी उससे बहुत कोई शादी करना चाहा था, लेकिन वह पतिव्रता कहलाने के लिए कभी शादी नहीं की दूसरा। और जितना भी उसका क्रोध होता था वो अपने बड़े पुत्र यानी मोहन से निकालती थी, जिसका उम्र 16 वर्ष का था। अब सोहन अभी छोटा था और मैना लड़की थी। तो सोहन छोटा था और मैना लड़की थी। मैं बता दी थी उसे 3 बच्चे हैं, मोहन, सोहन और मैना। ये दोनों अभी किसी लायक के ना थे, मतलब दोनों छोटे थे तो इन पर गुस्सा नहीं निकलता था। अगर यह तीनों ना होते तो बूटी को क्यों इतना कष्ट सहना पड़ता। जिसका थोड़ा सा काम करती वह रोटी कपड़ा दे देता, जब चाहती किसी के सिर पर बैठ जाती। अब अगर वह कहीं बैठ जाए तो लोग यही कहेंगे कि 3-3 बच्चे के होते इसे या क्या सूझी। मतलब कि सोचती है कि अगर इसके 3 बच्चे नहीं होते तो वो किसी के घर में काम उम करती तो वो कपड़ा और खाना तो दे ही देता, लेकिन इसके तो 3-3 बच्चे हैं। अगर वो कहीं से बैठ जाएगी तो लोग तो यही कहेंगे कि 3 बच्चे होते हुए भी ये आराम से बैठी हुई है। मोहन भरसक उसका भार हल्का करने की चेष्टा करता। गायों भैंसों की सानी पानी, दूहना महतना यह सब कर लेता, लेकिन बूटी को मुंह सीधा ना होता था। वह रोज एक न एक खुच्चर निकालती रहती और मोहन ने भी उसकी घुड़किया की परवाह करना छोड़ दिया था। पति उसके सिर गृहस्थी का या भार पटक कर क्यों चला गया, उसे यही गिला था। बेचारी का सर्वनाश ही कर दिया। ना ना खान सॉरी ना खाने का सुख मिला, ना पहनने ओढ़ने का, ना और किसी बात का। इस घर में क्या आई मानो भट्टी में पड़ गई। उसका वैधा भी साधना और अतृप्त भोग लालसा में सदैव द्वंद्व सा मचा रहता था और उसके जलन में उसके हृदय की सारी मृदुता जलकर भस्म हो गई थी। पति के पीछे और कुछ नहीं तो बूटी के पास 400-500 के गहने थे। यानी कि बोल रहे हैं कि वो तो शादी जब से करके आई तब से उसके लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हुआ। और जो है पति के साथ रहते हुए मात्र उसके पास कुछ नहीं था, मात्र उसके पास 400-500 के गहने ही थे।
वो भी धीरे धीरे निकल रहे थे, क्योंकि उसको घर संभालना था, 3 बच्चे को संभालना था। फिर क्या होता है, उसी मोहल्ले में उसकी बिरादरी में कितने ही औरतें थी जो उससे जेठी होने पर भी गहने झमकाकर, आंखों में काजल लगाकर, मांग में सिंदूर की मोटी सी रेखा डालकर मानो उसे जलाया करती थी। इसलिए अब उनमें से कोई विधवा हो जाती तो बूटी को खुशी होती और यह सारी जलन वह लड़कों पर निकालती, विशेषकर मोहन पर। यानी कि यहाँ बताया गया है कि जितनी भी औरत लोग होती थी जो उससे बड़ी होती थी तो बहुत आँख में काजल लगाती थी, सिंदूर मोटा मोटा अपने मांग में भरती थी, तो उसे उसको देखकर बहुत जलन होता था। और जब कोई औरत विधवा हो जाती थी तो उसे बहुत अंदर से खुशी होता था, और जितने भी गुस्सा होता था वो किस पे निकालती थी, मोहन पर निकालती थी। वह शायद सारे संसार की स्त्रियों को अपने ही रूप में देखना चाहती थी। यानी कि वो जितनी भी औरत होते हैं वो चाहती थी कि सब मेरे ही रूप में रहे, यानी सब विधवा ही रहे, वो ऐसा चाहती थी। गुस्सा में उसे विशेष आनंद मिलता था। उसकी वंचित लालसा जल न पाकर औस चाट लेने में ही संतुष्ट होती थी। फिर वह कैसे संभव था कि वह मोहन के विषय में कुछ ना सुने और पेट में डाल ले। ज्यों ही मोहन संध्या समय दूध बेचकर घर आया, बूटी ने कहा, देखती हूँ तू अब सांड बनने का पर उतारू हो गया है। यानी कि ये अपने पुत्र के बारे में कैसे शांत रहती, तो उसे कुछ पता चला है, भनक पड़ा है, किसको लेकर भनक पड़ा है, जो मैं स्टार्टिंग में ही बताई थी, रुपया को लेकर। तो वो बोलती है कि तू अब बहुत सांड बनने पर उतारू हुआ है। मोहन ने प्रश्न के भाव से देखा, कैसा सांड, बात क्या है। फिर बोलती है बूटी, तू रुपया से छिप छिप कर नहीं हंसता बोलता, उस पर कहता है कैसा सांड। तुझे लाज नहीं आती? घर में पैसे पैसे की तंगी है और वहाँ उसके लिए पान लिए जाता है, कपड़े रंगाए जाते हैं। फिर मोहन क्या बोलता है, मोहन ने विद्रोह के भाव धारण किया। अगर उसने मुझसे 4 पैसे के पान मांगे तो क्या करता? कहता कि पैसे दे तो लाऊंगा। अपनी धोती रंगने को दी, उससे रंगाई मांगता। यानी वो रुपया बोल रही है कि तुम सॉरी बूटी बोल रही है कि तुम रुपया के लिए पान ला देते हो, कपड़े रंगाई करने के लिए देते हो। तो मोहन उस पर विद्रोह करता है। मोहन बोलता है कि अगर 4 पैसे उसने मांग लिए तो मैं उसे वापस पैसा करने के लिए बोलता, और जो धोती रखने के लिए बोले तो उससे मैं पैसे मांगते रंगाई के लिए। फिर क्या होता है, मोहल्ले में एक तू ही घनसेठ है और किसी से उसने क्यों नहीं कहा। ये बात कौन बोलती है, ये बात बूटी बोलती है। फिर उसका बेटा बोलता है, यह बात जाने मैं क्या बताऊं। फिर उसकी माँ बोलती है, तुझे अब छेला बनने की सोचती है, घर में भी कभी 1 पैसे का पान लाया। फिर उसका पुत्र बोलता है, मोहन यहाँ पान किसके लिए लाता। तो उसकी माँ बोलती है, क्या तेरे लिखे घर में सब मर गए। फिर उसका बेटा बोलता है, माँ मैं ना जानता था तुम पान खाना चाहती हो, संसार में 1 रुपया ही पान खाने जोग है। फिर उसकी माँ क्या बोलती है कि संसार में सिर्फ रुपया ही जो पान खाती है और हम लोग नहीं खाते हैं। शौक श्रृंगार की भी तो उसकी उम्र होती है। बूटी जल उठी। तो उसका पुत्र बोला कि शौक श्रृंगार का भी तो उसका उम्र है अभी। तो बूटी को क्या हुआ, जलन हो गया। उसे बुढ़िया कह देना, उसकी सारी साधना पर पानी फेर देना था। बुढ़ापे में उन साधनों का महत्व ही क्या, जिस त्याग कल्पना के बल पर वह स्त्रियों के सामने सिर उठाकर चलती थी, उस पर इतना कठोराघात। इन्हीं लड़कों के पीछे उसने अपनी जवानी धूल में मिला दी। उसके आदमी को मरे आज 5 साल हुए, तब उसकी चढ़ती जवानी थी। 3 बच्चे भगवान ने उसके गले मढ़ दिए, नहीं अभी वह है ही कितने दिन की। चाहती तो आज वह भी ओठ लाल किए, पाँव में महावर लगाए, अनवट बिछुए पहने मटकती फिरती। यह सब कुछ उसने इन लड़कों के कारण त्याग दिया, और आज मोहन उसे बुढ़िया कहता है। रुपया उसके सामने खड़ी कर दी जाए तो चूहिया सी लगी, फिर भी वह जवान है और बूटी बुढ़िया है। यानी कि वो जब बुढ़िया बोला तो उसे बहुत ही बुरा लगा। वो अपना जितना भी तैयार होने का चीज़ क्यों छोड़ दी, अपने बच्चों के लिए छोड़ दी, और उसे यह बात बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और वो सोची कि क्या नाम है, जो रुपया है वो जवान है और मैं बुढ़िया हूँ। बोली, हाँ और क्या, मेरे लिए तो अब फटे चिथड़े पहनने के दिन है। जब तेरा बाप मरा तो मैं रुपया से 2 ही 4 साल बड़ी थी। यानी कि बोला, जब तुम्हारे पिताजी मरे थे तो मैं रुपया से मात्र 2-4 साल के ही बड़ी थी। उस वक्त कोई घर कर लेती तो तुम लोगों का कहीं पता न लगता।
गली गली भीख मांगते फिरते। लेकिन मैं कह देती हूँ, अगर तू फिर उससे बोला तो या तो तू ही इस घर में रहेगा या मैं ही रहूँगी। मोहन ने डरते डरते कहा, मैं उसे बात दे चुका हूँ अम्मा। फिर उसकी अम्मा क्या बोलती है, कैसी बात? सगाई की। फिर मोहन बोलता है, सगाई की। अगर रुपया मेरे घर में आई तो झाड़ू मार कर निकाल दूंगी। यह सब उसकी माँ की माया है। वह कुटनी मेरे लड़के को मुझसे छीन लेती है। रांड से इतना भी नहीं देखा जाता। चाहती है कि उसे सौत बनाकर छाती पर बैठा दें। यानी कि बहुत गुस्सा करती है रुपया की माँ से। मोहन ने व्यथित कंठ में कहा, अम्मा ईश्वर के लिए चुप रहो। क्यों अपना पानी आपको खो रही हो? मैंने तो समझा था 4 दिन में मैना अपने घर चली जाएगी, तुम अकेले पड़ जाओगी, इसलिए उसे लाने की बात सोच रहा था। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो जाने दो। फिर क्या होता है, वो अपना मम्मी को मनाता है कि मैं तो सोच रहा था कि मैना यानी उसकी बहन ससुराल चल जाएगी, तब तो कोई तो चाहिए हाथ बटाने के लिए, तो वो तुम्हारा हेल्प करेगी, इसलिए मैं लाना चाहता था। अगर तुमको बुरा लग रहा है तो छोड़ दो ये बात को। फिर उसकी माँ बोलती है, तो आज से यही आंगन में सोया कर। तो उसकी माँ क्या बोलती है, अब तुमको आंगन में ही सोना है। फिर उसका पुत्र बोलता है, और गाय भैंस बाहर पड़ी रहेगी? फिर उसकी माँ बोलती है, पड़ी रहने दे, कोई डाका नहीं पड़ा जाता। मुझ पर तुझे इतना संदेह है? उसका बेटा बोलता है, मोहन बोलता है कि इतना संदेह है कि मुझे बाहर सोने नहीं दे रही है। हाँ, तो मैं यहाँ ना सोऊंगा। तो निकल जा मेरे घर से। हाँ, तेरा यही इच्छा है तो निकल जाऊंगा। मैना ने भोजन पकाया। मोहन ने कहा, मुझे भूख नहीं है। बूटी उसे मनाने ना आई। मोहन का युवक हृदय माता के इस कठोर शासन को किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकता। उसका घर है, ले ले। अपने लिए वह कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ निकालेगा। रुपया ने उसके रुखे जीवन में एक स्निग्धता भर ही दी थी। जब वह एक अव्यक्त कामना से चंचल हो रहा था, जीवन कुछ सुना सुना लगता था। रुपया ने नव वसंत की भांति आकर उसे पलवित कर दिया। मोहन को जीवन में एक मीठा स्वाद मिलने लगा। कोई काम करना होता पर ध्यान रुपया की ओर लगा रहता। सोचता, उसे क्या दे दें कि वह प्रसन्न हो जाए। अब वह कौन मुंह लेकर उसके पास जाए? क्या उससे कह दे कि अम्मा ने मुझे तुझसे मिलने को मना किया है? अभी कल ही की तो बात है, बरगद के नीचे दोनों में कैसी कैसी बातें हुई थी। मोहन ने कहा था, रूपा तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे 100 ग्राहक निकल आएंगे। मेरे घर में तुम्हारे लिए क्या रखा है? इस पर रुपया ने जो जवाब दिया था वह तो संगीत की तरह अब भी उसके प्राण में बसा हुआ था। मैं तो तुमको चाहती हूँ मोहन, अकेले तुमको। परगने के चौधरी हो जाओ तब भी मोहन हो, मजूरी करो तब भी मोहन हो। यानी कि जब वो बोला कि यहाँ तो बहुत सारे तुम्हारे ग्राहक हैं, बहुत सारे तुम्हारे चाहने वाले हैं, तब रुपया ने बोला कि मैं जब तुम बहुत अमीर हो जाओ तब भी मैं तुमको चाहूँगी, और जब तुम मजदूरी भी करो तब भी मैं तुमको चाहूँगा। उसी रुपया से आज वह जाकर कह दे, मुझे अब तुमसे कोई सरोकार नहीं है। सोच रहा है कि अब मैं उसे कैसे कहूँ कि मुझसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसे घर की परवाह नहीं है। वह रुपनिया के साथ माँ से अलग रहेगा। इस जगह ना सही, किसी दूसरे मोहल्ले में सही। इस वक्त भी रुपया उसकी राह देख रही होगी। कैसे अच्छे बीरे लगाती है। कहीं कहीं अम्मा सुने सुने पाँव की वह रात को रुपया के द्वार पर गया था तो प्राण ही दे दे प्राण। अपने भाग्य तो नहीं बखानती कि ऐसी देवी बहू मिल जाती है। ना जाने क्यों रुपया से इतनी चिढ़ती है। वह जरा पान खा लेती है, जरा साड़ी रंग कर पहनती है, बस यही तो। चूड़ियों की झंकार सुनाई दी। यहाँ पे रुपनिया लिखा हुआ है, रुपया दोनों नाम लिखा हुआ है। रुपनिया आ रही है, हाँ वही है। यानी कि जब मोहन उससे मिलने नहीं गया तो वो खुद उसके घर आने लगी। रुपया उसके सिरहाने आकर बोली, सो गए क्या मोहन? घड़ी भर से तुम्हारी राह देख रही हूँ, आए क्यों नहीं? मोहन नींद का मकर किए पड़ा रहा कि वो नाटक कर रहा है कि वो सो रहा है। रुपया ने उसका सिर हिलाकर फिर कहा, क्या सो गए मोहन? उन कोमल उंगलियों के स्पर्श में क्या सिद्धि थी, कौन जाने। मोहन की सारी आत्मा उन्मत्त हो उठी। उसके प्राण मानो बाहर निकलकर रुपया के चरणों में समर्पित हो जाने के लिए उछल पड़े। देवी वरदान के लिए सामने खड़ी है। सारा विश्व जैसे नाच रहा है। उसे मालूम हुआ जैसे उसका शरीर लुप्त हो गया है। केवल वह एक मधुर स्वर की भांति विश्व की गोद में चिपटा हुआ उसके साथ नृत्य कर रहा है। यानी कि वह उसके ख्यालों में खो गया। रुपया ने कहा,
अभी से सो गए क्या जी? मोहन बोला। हाँ, जरा नींद आ गई थी रूपा। तुम इस वक्त क्या करने आई हो? कहीं अम्मा देख ले तो मुझे मार ही डाले। फिर वो बोलती है, तुम आज आए क्यों नहीं? फिर मोहन बोलता है, आज अम्मा से लड़ाई हो गई। फिर रूपा बोलती है, क्या कहती थी? कहती थी रुपया से बोलेगा तो मैं प्राण दे दूंगी। तुमने पूछा नहीं रुपया से क्यों चिढ़ती हो? फिर मोहन बोलता है, अब उनकी बात क्या कहूँ रूपा, वह किसी का खाना पहनना नहीं देख सकती। अब मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। फिर रूपा बोलती है, मेरा जी तो ना मानेगा। ऐसी बात करोगी तो मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा। कौन बोलता है? मोहन बोलता है। फिर रूपा बोलती है, तुम मेरे पास एक बार रोज आया करो बस, और मैं कुछ नहीं चाहती। फिर मोहन बोलता है, और अम्मा जो बिगड़ेगी सो? कौन बोलता है? मोहन बोलता है। फिर रूपा बोलती है, तो मैं समझ गई तुम मुझे प्यार नहीं करते। फिर मोहन क्या बोलता है, मेरा बस होता तो तुमको अपना प्राण में रख लेता। इस समय घर की किवाड़ खटकी, रुपया भाग गई। यानी कि तुरंत घर का किवाड़ खटका और रुपया भाग गई। फिर क्या होता है, मोहन दूसरे दिन सोकर उठा तो उसके हृदय में आनंद का सागर सा भरा हुआ था। यानी कि उसको रात में मिलने के लिए रुपया आई थी तो वो बहुत प्रसन्न था और हृदय उसका बहुत काफ़ी खुश था। वह सोहन को बराबर डांटता रहता था। सोहन उसका छोटा भाई उसको हमेशा डांटते रहता था। सोहन आलसी था, घर के काम धंधे में जी ना लगाता था। मोहन को देखते ही वह साबुन छिपाकर भाग जाने का अवसर खोजने लगा। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, धोती बहुत मैली हो गई है सोहन, धोबी को क्यों नहीं देते? सोहन को इन शब्दों में स्नेह की गंध आई। धोबिन पैसे मांगती है। कौन बोला? सोहन बोला। तो पैसे अम्मा से क्यों नहीं मांग लेते? फिर सोहन बोलता, अम्मा कौन पैसे दिए देती है? तो फिर मोहन बोलता, तो मुझसे ले लो। यह कहकर उसने एक इकन्नी उसकी ओर फेंक दी। सोहन प्रसन्न हो गया। भाई और माता दोनों ही उसे धिक्कारते रहते थे। बहुत दिनों बाद आज उसे स्नेह की मधुरता का स्वाद मिला। इकन्नी उठा ली और धोती को वहीं छोड़कर गाय को खोलकर ले चला। यानी कि आज बहुत खुश है। वो अपने भाई को भी जब उसका धोती के लिए, धोती साफ करने के लिए इकन्नी रुपया दे दिया। तो जिसको सोहन सोहन को हमेशा माँ और उसका बड़े भैया यानी मोहन हमेशा डांटते रहते थे, आज पहली बार उसे स्नेह का शब्द सुनने को मिला। तो वो बहुत खुश हो गया और गाय को खोलकर जाने लगा। मोहन ने कहा, रहने दो, मैं उसे लिए जाता हूँ। फिर मोहन उसे रोक लिया कि मैं यह काम कर लूँगा। सोहन ने पगहिया मोहन को देकर फिर पूछा, तुम्हारे लिए चिलम रख लाऊं? यानी कि सोहन अब अपने भैया के लिए स्नेह जता रहा है और बोल रहा है कि तुम्हारे लिए चिलम लेके आऊं। जीवन में आज पहली बार सोहन ने भाई के प्रति ऐसा सद्भाव प्रकट किया था। इसमें क्या रहस्य है यह मोहन की समझ में नहीं आया। बोला, आग तो हो, रख आओ। यानी कि पहली बार जब मोहन सोहन से स्नेह से बात किया तब सोहन ने भी बहुत प्यार से उसके लिए चिलम लाने के लिए बोला कि चिलम ले आते हैं। तो मोहन को यह बात अटपटा लगा और उसे भी बहुत अच्छा सा स्नेह भरी बात अपने भाई से लगा। बोला कि आग हो तो रख आओ। मैना सिर के बाल खेल आंगन में बैठी घरौंदा बना रही थी। मोहन को देखते ही उसने घरौंदा बिगाड़ दिया और अंचल से बाल छिपाकर रसोई घर में बर्तन उठाने लगी। यानी कि मैना क्या कर रही थी? घरौंदा बना रही थी। और जैसे ही मोहन को देखी वो रसोई घर में बर्तन उठाने के लिए चली गई। मोहन ने पूछा, क्या खेल रही थी मैना? मैना डरी हुई बोली, कुछ नहीं तो। तू तो बहुत अच्छी घरौंदे बनाती है, जरा बनाओ देखूँ तो। यानी कि आज बहुत खुश है मोहन, तो वो अपने भाई बहन से बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहा है। मैना का रूहांसा चेहरा खिल उठा। प्रेम के शब्द में कितना जादू है। मुंह से निकलते ही जैसे सुगंध फैल गई। जिसने सुना उसका हृदय खिल उठा। जहाँ भय था वहाँ विश्वास चमक उठा। जहाँ कटुता थी वहाँ अपनापा छलक पड़ा। चारों ओर चेतनता दौड़ गई। कोई आलस्य नहीं, कोई खिन्नता नहीं। मोहन का हृदय आज प्रेम से भरा हुआ है। उसमें सुगंध का विकर्षण हो रहा है। मैंने घरौंदा बनाने बैठ गई। मैं ना क्या की? घरौंदा बनाने बैठ गई। मोहन ने उसके उलझे हुए बालों को सुलझाते हुए कहा, तेरी गुड़िया का ब्याह कब होगा मैना? न्योता दे, कुछ मिठाई खाने को मिले। यानी कि मोहन अपनी बहन से बहुत प्यारा प्यारा बात कर रहा है कि तुम्हारी गुड़िया का कब शादी होगा, न्योता मुझे देना और मिठाई भी खिलाना। मैना का मन आकाश में उड़ने लगा। जब भैया पानी मांगे तो वह लोटे को राख
से खूब चमाचम करके पानी ले जाएगी। अम्मा पैसे नहीं देती, गड्ढा तो ठीक हो गया है, टीका कैसे भेजूं? कितने पैसे लगेंगे? मतलब क्या हुआ कि मैना बोल रही है कि अम्मा तो पैसे नहीं देती, तो फिर कैसे उसका ब्याह होगा? तो फिर मोहन पूछता है कितना पैसा लगेगा? 1 पैसे की बतासे लूँगी और 1 पैसे का रंग, जोड़े तो रंग जाएंगे कि नहीं? यानी कि वो बताई कि 1 पैसे का बतासा चाहिए और 1 पैसे का रंग चाहिए। तो 2 पैसे में तेरा काम चल जाएगा? मोहन बोलता है 2 पैसे में तुम्हारा काम तो चल जाएगा। हाँ, 2 पैसे दे दो भैया, तो मेरी गुड़िया का ब्याह धूमधाम से हो जाए। तो वो उसकी जो गुड़िया है उसका ब्याह कैसा हो जाएगा? बहुत अच्छे से हो जाएगा। मोहन ने 2 पैसे हाथ में लेकर मैना को दिखाए। मैना लपकी, मोहन के हाथ ऊपर उठाया। मैना ने हाथ पकड़कर नीचे खींचना शुरू किया। मोहन ने उसे गोद में उठा लिया। मैना ने पैसे ले लिए और नीचे उतरकर नाचने लगी। फिर अपने सहेलियों को विवाह का न्योता देने के लिए भागी। यानी कि गुड़िया के खेल के लिए, अपने गुड़िया को शादी के लिए, विवाह के लिए न्योता अपने दोस्तों को देने के लिए गई। उसी वक्त बूटी गोबर का झांवा लिए आ पहुंची। मोहन को खड़े देखकर कठोर स्वर में बोली, अभी तक मटर गश्ती हो ही रही है, भैंस कब दुही जाएगी? आज बूटी को मोहन ने विद्रोह भरा जवाब ना दिया, जैसे उसके मन में माधुरी का कोई सोता सा खुल गया हो। माता को गोबर का बोझ लिए देखकर उसने झावा उसके सिर से उतार लिया। यानी कि माता जो माथा में गोबर का बोझ ली थी उसे उतार दिया। बूटी ने कहा, रहने दे, जाकर भैंस दूँ, मैं तो गोबर लिए जाती हूँ। तुम इतना भारी बोझ क्यों उठा लेती हो? मुझे क्यों नहीं बुला लेती? यानी मुझे क्यों नहीं बुला लेती हो? तुम खुद क्यों उठाती हो? माता के हृदय वात्सल्य से गदगद उठा। जब ये बात वो बोला तो उसका माता का हृदय बहुत खुश हो गया कि मेरा बेटा कितना मेरे से स्नेह करता है। तू जा अपना काम देख, मेरे पीछे क्यों पड़ता है? गोबर निकालने का काम मेरा है। गोबर निकालने का काम किसका है? बूटी का है। और दूध कौन दूहेगा? वह भी मैं करूँगा। तू इतना बड़ा जोधा है कि सारे काम कर लेगा? उसकी माँ बोलती है, जितना कहता हूँ उतना कर लूँगा। तो मैं क्या करूँगी? उसकी माँ बोलती है, तो लड़कों से काम लो, जो तुम्हारा धर्म है। मेरी सुनता है कोई? बोलती फिर मोहन बोलता है कि तुम्हारा काम है कि तुम लड़कों से काम करवाओ, यही तुम्हारा धर्म है। आज मोहन बाजार से दूध पहुंचाकर लौटा तो पान, कत्था, सुपारी, एक छोटा सा पानदान और थोड़ी सी मिठाई लाया। बूटी बिगड़ कर बोली, आज पैसे कहीं फालतू मिल गए थे क्या? इस तरह उड़ाएगा तो के दिन निभा होगा। वो बहुत सारी चीज़ लेके आया अपनी मम्मी के लिए, पान, कत्था, सुपारी, पानदान सब कुछ लेके आया। तो उसकी माता बोलती है, बूटी बोलती है कि इस तरह पैसा उड़ाएगा तो कैसे निभा होगा? फिर वो बोलता है, मोहन बोलता है, मैंने तो 1 पैसा भी ना उड़ाया अम्मा। पहले मैं समझता था तुम पान खाती ही नहीं, तो अब मैं पान खाऊंगी? हाँ और क्या, जिसने 2-2 जवान बेटे हो, क्या वह इतना शौक भी ना करे? बूटी ने सूखे कठोर हृदय में कहीं से कुछ हरियाली निकल आई और एक नन्ही सी कोपाल थी। उसके अंदर कितना रस था। उसके मैना और सोहन को एक एक मिठाई दे दी और एक मोहन को देने लगी। मोहन तो लड़कों के लिए लाया था अम्मा, मिठाई तो लड़कों के लिए लाया था अम्मा, और तू तो बूढ़ा हो गया है क्या? मतलब मोहन मोहन बोलता है कि मिठाई लड़कों के लिए लाया था। तो फिर उसकी माता जो मोहन को भी मिठाई दे रही थी, तो वो लेने से इनकार कर रहा था। तो बोलता है कि तू बूढ़ा हो गया है क्या? तुम लड़का नहीं है? इन लड़कों के सामने तो बूढ़ा ही हूँ। तो मोहन क्या बोलता है, इन लड़कों के सामने मैं तो बूढ़ा ही हूँ, लेकिन मेरे सामने तो लड़का ही है। तो उसका माँ बोलती है, भले इन लड़कों के सामने तुम बूढ़ा हो गया है, बड़ा भाई है तो, लेकिन मेरे सामने तो तुम मेरा लड़का ही है। मोहन ने मिठाई ले ली। मैना ने मिठाई पाते ही गप से मुंह में डाल ली थी। वह केवल मिठाई का स्वाद जीभ पर छोड़कर कब की गायब हो चुकी थी। मोहन को ललचाई आंखों से देखने लगी। मोहन ने आधा लड्डू तोड़कर मैना को दे दिया। एक मिठाई दोनों में बची थी। बूटी ने उसे मोहन की तरफ बढ़ाकर कहा, लाया भी तो इतनी सी मिठाई, या ले ले। मोहन ने आधी मिठाई मुंह में डालकर कहा, वह तुम्हारा हिस्सा है अम्मा। तुम्हें खाते देखकर मुझे जो आनंद मिलता है उसमें मिठास से ज़्यादा स्वाद है। उसने आधी मिठाई सोहन और आधी मिठाई मोहन को दे दी। यानी कि
अपना मिठाई वो क्या की, मोहन और सोहन में बांट दी, क्योंकि माता का हृदय क्या होता है, अपने बच्चों को खिलाती है तो खुद ही उन लोग का पेट भर जाता है। फिर पानदान खोलकर देखने लगी। आज जीवन में पहली बार उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्य भाग की पति के राज में जिस विभूति के लिए वह तरसती रही, वह लड़के के राज में मिली। पानदान में कई कुलियाँ हैं और देखा दो छोटी छोटी चिमचियाँ भी है। ऊपर करा लगा हुआ है, जहाँ चाहो लटका कर ले जाओ। ऊपर की तस्तरी में पान रख जाएंगे। यानी कि उसको बहुत खुशी हो रहा है, जो पति के राज्य में वो पानदान पानदान से निकाल कर पान नहीं खाई थी, वो अपने बेटे के राज्य में की है। बहुत खुशी हो रहा है उसे। और यहाँ पे पानदान का बहुत अच्छा से व्याख्या किया गया है कि वो किस प्रकार से है। ज्यों ही मोहन बाहर चला गया, उसने पानदान को मांझ धोकर उसमें चूना कत्था भरा, सुपारी काटी, पान को भिगोकर तस्तरी में रखा, तब एक बीड़ा लगाकर खाया। उस बीड़े के रस ने जैसे उसके वैधव्य की कटुता को संगीत कर दिया। मन की प्रसन्नता व्यवहार में उदारता बन जाती है। अब वह घर में नहीं बैठ सकती। उसका मन इतना गहरा नहीं कि इतनी बड़ी विभूति उसमें जाकर गुम हो जाए। एक पुराना आईना पड़ा हुआ था, उसने उसमें मुंह देखा। ओठों पर लाली है। मुंह लाल करने के लिए उसने थोड़े ही पान खाया है, यानी कि पान खाने के बाद उसका मुंह लाल हो गया है, और मुंह लाल करने के लिए थोड़ी ना पान खाया है। धनिया ने आकर कहा, काकी तनिक रस्सी दे दो, मेरी रस्सी टूट गई है। धनिया आकर वही टाइम बोलती है कि रस्सी मुझे दे दो, मेरी रस्सी टूट गई है। फिर क्या होता है, कल बूटी ने साफ कह दिया होता, मेरी रस्सी गांव भर के लिए नहीं है, रस्सी टूट गई है तो बनवा लो। लेकिन आज उससे धनिया को रस्सी निकालकर प्रसन्न मुख से दे दी और सद्भाव से पूछा, लड़के के दस्त बंद हुए कि नहीं धनिया? मतलब उसके लड़के के क्या हुआ है, दस्त हो गया है। फिर धनिया क्या बोलती है, धनिया ने उदास मन से कहा, नहीं काकी, आज तो दिन भर दस्त आए, जाने दांत आ रहे हैं। पानी भर ले तो चल, जरा देखूं दांत ही है कि कुछ और फसाद है, कहीं की नज़र वजर तो नहीं है लगी। यानी कि धनिया के घर कौन जाने को चाह रही है, उस बूटी जाना चाह रही है कि उसके बेटे को नज़र उजर तो नहीं लग गई है। अब क्या जाने काकी, कौन जाने किसी की आँख फूटी हो। फिर धनिया बोलती है, चौन-चार लड़कों को नज़र का बड़ा डर रहता है, जिसने चुमकार कर बुलाया झट उसकी गोद में चला जाता है। ऐसा हंसता है कि तुमसे क्या कहूँ, कभी कभी माँ की नज़र भी लग जाया करती है। ए नोज काकी, भला कोई अपने लड़के को नज़र लगाएगा? यानी कि बोल रही है कि कोई अपना बच्चा को नज़र लगाएगा? यही तू तो नहीं समझती, नहीं सॉरी एक मिनट, यही तो तू समझती नहीं, नज़र आप ही लग जाती है। फिर वो समझाती है, बूटी समझाती है धनिया को, ऐसा बात नहीं है, अपनी माँ का भी नज़र लग जाता है, ये बात तुम समझती नहीं है। नज़र अपने आप परिवार का, अपने आप मतलब माँ का भी लग जाता है, वो अपने आप ही लग जाता है, ऐसा नहीं वो चाहता नहीं है तब भी नज़र लग ही जाता है। धनिया पानी लेकर आई तो बूटी उसके साथ बच्चे को देखने चली। यानी कि धनिया के घर में कौन गई, बूटी। किसको देखने के लिए, धनिया के बेटे को देखने के लिए गई। तो तू अकेली है, आजकल घर के काम धंधे में बड़ा अड़नस होता होगा। यानी कि धनिया को वो बोलती है कि तुम घर में अकेली है तो काम धंधा बहुत ज़्यादा हो जाता होगा। तो फिर धनिया क्या बोलती है, नहीं काकी, रुपया आ जाती है, घर का कुछ काम कर देती है, नहीं अकेले तो मेरे मरण हो जाती। बूटी को आश्चर्य हुआ, रुपया को उसने केवल तितली समझ रखा था। रुपया? हाँ काकी, बेचारी बड़ी सीधी है, झाड़ू लगा देती है, चौका बर्तन कर देती है, लड़की को भी संभालती है। गाढ़े समय कौन किसी का बात पूछता है काकी, उसे तो अपने मसी काजल से छुट्टी ना मिलती होगी। तो फिर ये क्या बोलती है बूटी कि वो तो काजल उजल लगाने में, अपना अपना श्रृंगार करने से ही फुर्सत नहीं मिलती होगी। तो फिर क्या होता है, फिर धनिया बोलती है, या तो अपनी अपनी रुचि है काकी, मुझे तो इस मिसी काजल वाली ने जितना सहारा दिया उतना किसी भक्ति ने ना दिया। यानी कि इतना काजल लगाने वाली लड़की ने मुझे जितना सहारा दिया वो किसी भक्ति ने भी मुझे सहारा नहीं दिया। बेचारी रात भर जागती रही, मैंने कुछ दे तो नहीं दिया, हाँ जब तक जीऊँगी उसका जश जगाऊँगी। यानी कि धनिया बोलती है कि मैंने तो उसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जब तक मैं जीऊँगी तब तक उसका गुणगान गाऊँगी।
तो उसके गुण अभी नहीं जानती धनिया। पान के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, किनारेदार साड़ियाँ कहाँ से आती हैं। यानी कि धनिया को बताती है, रुपया के बारे में खिलाफ करती है, रुपया के खिलाफ करती है। बोलती है कि पान का पैसा कहाँ से लाता है, किनारेदार साड़ियाँ का पैसा कहाँ से लाती है। फिर धनिया उसका रिप्लाई करती है, मैं इन बातों को नहीं पढ़ती काकी। फिर शौक श्रृंगार करने को किसका मन नहीं करता, खान पहनने के यही तो उम्र होते हैं। धनिया ने बच्चे को खटोले पर सुला दिया। बूटी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, पेट में धीरे धीरे उंगली गिराकर देखा, नाभि पर हींग का लेप करने को कहा। रुपया बेनिया लाकर उसे झेलने लगी। बूटी ने कहा, ला बनिया मुझे दे दे। तो क्या कि रुपया उसी बीच में बेनिया लाकर बच्चे को झेलने लगी। तो फिर बूटी ने कहा, मुझे दे दो बेनिया, मैं डुला दूंगी तो क्या छोटी हो जाऊंगी। फिर वो बोलती है कि अगर मैं डुला दूंगी तो छोटी हो जाऊंगी, तो दिन भर यहाँ काम धंधा करती है, थक गई होगी। जब फिर वो बोलती है मुझे दे दो, तो फिर रुपया बोलती है अगर मैं कर लूँगी तो मैं छोटी थोड़ी ना हो जाऊंगी। तो फिर बूटी बोलती है अगर तुम इतना काम धंधा करती हो थक गई होगी। फिर क्या बोलती है रुपया, तुम इतनी भली मानस हो, और यहाँ लोग कहते थे वह बिना गाली की बात नहीं करती, मारे डर कि तुम्हारे पास ना आई। ये बात कौन बोलती, बूटी बोलती है। तुम इतनी अच्छी हो और यहाँ के लोग बोलते थे कि तुम हमेशा गाली में बात करती हो, इसी डर से मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आई। बूटी मुस्कुराई, लोग झूठ तो नहीं कहते, मैं आंखों की देखी मानूं कि कानों की सुनी। यानी कि उसकी वो बोलती है, फिर बूटी बोलती है कि मैं आंखों से जो देख रही हूँ कि तुम मतलब जिस तरह लोग बोले हैं उस तरह तुम नहीं हो, कि कानों की सुनी मानो। तो ये तो आंखें को देखना मानेगी क्योंकि ये रियल में बहुत अच्छी है। कह तो दी होगी दूसरी लड़की होती तो मेरी ओर से मुंह फेर लेती, मुझे जलाती, मुझे एड़ती, इसे तो जैसे कुछ मालूम ही नहीं है। हो सकता है कि मोहन ने इससे कुछ कहा ही ना हो। हाँ यही बात है, आज रुपया बूटी को बड़ी सुंदर लगी। ठीक तो है, अभी शौक श्रृंगार ना करेगी तो कब करेगी। शौक श्रृंगार इसीलिए बुरा लगता है कि ऐसे आदमी अपने भोग विलास में मस्त रहते हैं। किसी के घर में आग लग जाए उससे मतलब नहीं, उनका काम तो खाली दूसरों को रिझाना है। जैसे अपने रूप की दुकान सजाए, राह चलतों को बुलाती हो कि जरा इस दुकान की सैर भी करते जाइए। ऐसे उपकारी प्राणियों का श्रृंगार बुरा नहीं लगता, नहीं बल्कि अच्छा लगता है। इससे मालूम होता है कि इसका रूप जितना सुंदर है उतना ही मन भी सुंदर है। फिर कौन नहीं चाहता कि लोग उनके रूप की बखान करें। किसी दूसरों की आंखें में छुप जाने की लालसा नहीं होती। बूटी का यौवन कब का विदा हो चुका है, फिर भी यह लालसा उसे बनी हुई है। कोई उसे रस भरी आंखें से देख लेता तो उसका मन कितना प्रसन्न हो जाता है, जमीन पर पाँव नहीं पड़ते। फिर रूपा तो अभी जवान है। उस दिन से रूपा प्रायः 2-1 बार नित्य बूटी के घर आती। बूटी ने मोहन से आग्रह करके उसके लिए अच्छी सी साड़ी मंगवा दी। अगर रूपा कभी बिना काजल लगाए या बेरंगी साड़ी पहने आ जाती तो बूटी कहती, बहू बेटियों को यह जोग्य भेष अच्छी नहीं लगती, यह भेष तो हम जैसी बूढ़ियों के लिए है। यानी कि धीरे धीरे वह रूपा को मानने लगी, और फिर वो हमेशा फिर रूपा उसके घर में आने लगी। फिर वो अपने बेटे को कहकर उसके लिए साड़ी भी मंगवा दी। फिर अगर वो काजल लगा के नहीं आती थी तो वो बोलती थी कि सर जोगी जैसा मत रहो, ये तो हम लोग को रहना है। तो फिर रूपा क्या बोलती है, रूपा ने एक दिन कहा, तुम बूढ़ी कहाँ से हो गई अम्मा, लोगों को इशारा मिल जाए तो भोरों की तरह तुम्हारे द्वार पर धन ना देने लगे। बूटी ने मीठे तिरस्कार से कहा, चल मैं तेरी माँ की सौत बनकर जाऊंगी। अम्मा तो बूढ़ी हो गई। फिर वो क्या बोलती है, अम्मा तो बूढ़ी हो गई है, तो क्या तेरे दादा अभी जवान बैठे हैं। हाँ ऐसी बड़ी अच्छी मीठी है उनकी। बूटी ने उसकी और रस भरी आंखों से देखकर पूछा, अच्छा बता मोहन से तेरा ब्याह कर दूं। रूपा लजा गई, मुख पर गुलाब की आभा दौड़ गई। आज मोहन दूध बेचकर लौटा तो बूटी ने कहा, कुछ रुपए पैसे जुटा, मैं रूपा से तेरी बातचीत कर रही हूँ। तो इस प्रकार कहानी ख़त्म हो जाता है। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है, जिसमें मोहन और रुपया का प्रेम भरी कहानी रहता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा कहानी लगा आप लोग को तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और
लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।